बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम पे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई एम श्योर कि माशाल्लाह आप अब तक आप लोगों ने आ, तमाम लेक्चर्स और उनके ट्यूटोरियल लेक्चर्स एंड देन आपने उसकी प्रैक्टिस स्टडी हब से और एग्ज़ाम किट से, कैप्लन की किट से, स्टडी टेक्स्ट से बहुत अच्छे तरीके से कर ली होगी। This is our last topic in your FA2 studies. अच्छा, मज़े की बात ये है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चाहे आप FA2 के स्टूडेंट्स हों या आप लोग F3 के स्टूडेंट्स हों, या आप FFA या किसी भी डिसिप्लिन लाइक BS अकाउंटिंग फाइनेंस है, BBA है, तमाम डिसिप्लिन्स के अंदर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का जो टॉपिक है वो सेम है। तो कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से आपका लिंक है, ताल्लुक है, आप पढ़ रहे हैं, वो कोर्स पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के से रिलेटेड कोई भी अगर आपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक कंप्लीट करना है, तो दिस इज़ द perfect lecture for all of you. So let's just have a look कि हमारा ये टॉपिक बेटा हमारे पास स्टडी टेक्स्ट में कहाँ पे फॉल करेगा। लेट मी जस्ट ओपन द योर स्टडी टेक्स्ट। आपकी स्टडी हब पे तो हमने लास्ट टॉपिक जो ट्रायल बैलेंस और एरर वाला देखा था, जिसके थ्रू हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, तो उसी के एंड पे उन्होंने एक छोटा सा बेबी सा टॉपिक जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के नाम से टाइटल से ऐड किया हुआ है। लेकिन आपका जो स्टडी टेक्स्ट है कैप्लन की, उसमें ये कंप्लीट चैप्टर के तौर पे आपको मिलेगा। दिस इज दिस इज योर FA2 स्टडी टेक्स्ट। इसमें इस जो मेरे पास इस वक्त एडिशन है, उसके मुताबिक दिस इज योर माय चैप्टर नंबर, लास्ट चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, यहाँ पे ये फॉल कर रहा है। ठीक हो गया। अब स्टडी हब की बात करते हैं कि स्टडी हब में ये चैप्टर कहाँ था। लेट मी जस्ट ओपन द स्टडी हब फॉर ऑल ऑफ यू। स्टडी हब में FA2 भी ओपन करते हैं और स्टडी हब में हम लोग FFA मतलब F3 भी ओपन करके देखते हैं। नो नो नो, आई जस्ट ओपन द रॉन्ग। नो, दिस इज स्लो है जी आज नेट, मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सा स्लो है, कुछ मेरा सिस्टम स्लो हुआ पड़ा है। एक्चुअली आज ये सुबह 8 बजे मैंने चार्जिंग पे लगाया था, सुबह के 8 बजे, और अब इस वक्त बज चुके हैं शाम के 7। तो मैं भूल गई इसको चार्जिंग से उतारना। तो बस दुआ यही है कि या अल्लाह इसको कुछ ना हुआ हो। तो ये चार्ज पे रहा। वेरी डेंजरस, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट कभी-कभी होता है, आप भूल जाते हैं। आई वाज़ सो बिज़ी द होल डे, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं अपने स्टडी रूम में जाके इसका चार्जर ऑफ कर दूँ। एनीवेज़, जो होना था वो तो अब हो गया, बस दुआ ही है कि अल्लाह पाक इसको अब कुछ ना हो इस लैप। जी बेटा, हम बात कर रहे थे कि स्टडी हब पे अभी ये ओपन होता है, तो फिर हम स्टडी हब पे देख लेंगे कि कौन-सा नंबर है। ये हमारी FA2 का तो चैप्टर नंबर 17 आपको समझ आ गया। मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 17। FA2 वाले अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारे FFA वाले स्टूडेंट्स हैं, जो F3 का सिलेबस पढ़ेंगे, तो F3 के सिलेबस में बेटे FFA या F3 के सिलेबस में इस वक़्त मेरे पास जो स्टडी टेक्स्ट अवेलेबल है दैट इज़ 24-25 कैप्लन। उसके मुताबिक देखते हैं कि ये चैप्टर नंबर क्या है? उसमें भी ये कंप्लीट चैप्टर है, क्या कहते हैं, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, बस स्टडी हब पे आपको नहीं मिलेगा। जी बेटा, दिस इज़ योर FFA स्टडी टेक्स्ट, योर ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 24-25 है इस वक़्त मेरे पास, बट डज़न्ट मैटर। मैंने आपको हमेशा एक बात समझाई है कि जो ये नहीं देखना आपने एडिशन कौन-सा है, आपने सिर्फ़ टॉपिक पढ़ना है और देख लेना है। ये देखिए, इन दिस बुक F3 में ये आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड चैप्टर नंबर 16 नज़र आएगा। ठीक हो गया? ये FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टूडेंट जो हैं, ये F3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा स्टडी हब पे क्या
नंबर था चैप्टर का। स्टडी हब पे आपका FA2 के अंदर तो सिर्फ़ जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रायल बैलेंस और जिससे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखा था, उसका जो लास्ट टॉपिक था उसी में एक छोटा-सा सब टॉपिक के तौर पे उन्होंने उसमें ऐड किया हुआ है, उसका कोई सेपरेट लेक्चर नहीं है वहाँ पे, कोई चैप्टर वहाँ पे नहीं है, राइट? सो दिस इज़ योर FA2 बच्चा। वेट, वॉच। जी, देखिए, ये देखिए आपके पास 11 चैप्टर्स हैं इनमें से कोई भी तो सेकंड लास्ट जो हमने ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 उसके एंड पे हमारे पास एक छोटा-सा रीज़न फॉर द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आया था, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं था। इज़ दिस क्लियर? तो आपने वहाँ से फिर ये पढ़ लेना। अच्छा इसके अलावा हमारे पास अब हम देखते हैं कि क्या एफए में फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टडी हब पे जो हमारे पास स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, क्या उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अवेलेबल है पढ़ने के लिए या नहीं? मैं वो भी आपको मैपिंग करके दिखा देती हूँ क्योंकि सेम लेक्चर दोनों डिसिप्लिन में चलेगा। जी बेटे, ये है आपके पास स्टडी हब के टॉपिक्स। यस, Uh, here we have chapter number 14, ट्रायल बैलेंस एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे उन्होंने एक तकरीबन उतना ही कह लें या उससे थोड़ा ज़्यादा आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की रीजंस हैं और फिर हम इसके इसी तरह से इसके डिफरेंट आगे किस तरह से इसको कंप्लीट किया जाता है, कौन-कौन से मेथड्स हैं। बात समझ आ गया जी आपको? मैपिंग हो गई, अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होता क्या है, हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे और किस तरह से हम हमारे पास एग्ज़ाम स्टाइल क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से आएँगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस लेक्चर में छुप के बैठे हुए हैं जी। अच्छा जी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड मतलब इनकम्प्लीट डाटा है आपके पास। अ, क्यों होता है इनकम्प्लीट डाटा? आप एक छोटा बिज़नेस रखते हैं, आपने प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं हायर किया हुआ, आपने एक ऐसा बंदा हायर किया हुआ जो आपकी सेल्स और रिसीट्स और आपकी जो पेमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रख लेता है, टूटा-फूटा सा रिकॉर्ड, आधा रिकॉर्ड रखा, आधा नहीं रखा, हर चीज़ उसको नहीं पता एसेट क्या है, उसको नहीं पता एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो उसके पास एक टूटा-फूटा सा रिकॉर्ड पड़ा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पड़ा है। तो एक पहली वजह तो ये होती है कि आपके पास प्रॉपर बुक कीपिंग का रिकॉर्ड नहीं है। दूसरी वजह ये होती है कि आपने प्रॉपर बुक कीपिंग का रिकॉर्ड रखा तो था, लेकिन फ्लड आया, आग लग गई, जो डाटा चोरी हो गया, कोलैप्स कर गया, कंप्यूटर में वायरस आ गया जिसकी वजह से आपका कुछ डाटा डिलीट हो गया, कुछ डाटा गुम गया, खराब हो गया और इम्पेयर्ड हो गया जिसकी वजह से आपके पास अब आप किसी का सर है, किसी का पाँव है, तो आपने वो सारी चीज़ें जोड़ के और आपने फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुँचना है, अपने पेएबल्स तक पहुँचना है, एक्सपेंसेस को इकट्ठा करना है और अपने एसओएफपी और एसओपीएल को प्रिपेयर करना है, राइट? अच्छा, एक चीज़ एक वजह और हो सकती है कि जैसे कि हमने बात की अब मैं हमेशा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को बच्चों को समझाती हूँ कि आप लोगों ने कभी जिगसॉ पज़ल्स खेले हैं? जिगसॉ पज़ल्स क्या होते हैं? किसी भी पिक्चर के डिफरेंट पीसेस होते हैं, उन पीसेस को इकट्ठा करके आपने कंप्लीट पिक्चर बनानी होती है। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज़ जस्ट लाइक दीज़ दीज़ टाइप ऑफ योर जिग्ज़ा पज़ल्स। तो ये जिग्ज़ा पज़ल्स हैं, आपने इन सबको इकट्ठा करना है और आपने इन सबको इकट्ठा करके एक पूरी पिक्चर बनानी है। राइट? तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का जो नाम ही हमें सजेस्ट करता है कि काउंटिंग रिकॉर्ड है जो कि जहाँ पे फुल डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। अकाउंटेंट विल ऑफन कम अक्रॉस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एट देयर क्लाइंट्स। यूजुअली हमारे पास जो यूके से जो अकाउंटिंग के क्लाइंट्स आते हैं, जो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंट्स बनवाने आते हैं, तो अक्सर उन लोगों के पास रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं होता। उन्होंने छोटे-छोटे अकाउंटेंट हायर किए होते हैं जो कि क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स नहीं होते हैं। और वो सिर्फ़ जैसे उनको रिकॉर्ड रखना आता है, वो रिकॉर्ड रख के हमें पाकिस्तान में भेज देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं कि जनाब अब आप इसको सीधा करें और आप इस सीधा करके इसकी बैलेंस शीट या इसका एसओएफपी और या इसका एसओपीएल जो है वो हमें बना के दें। अच्छा अब बात हम करते हैं कि पेपर कैसे आएगा? हमारा पेपर कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, छोटे-छोटे क्वेश्चन्स होते हैं, सीबी वाले फॉर्म के अंदर क्वेश्चन्स होते हैं, जिनको हमने कंप्लीट करना होता है और वो जैसे ही मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगी, वो हम अभी टॉपिक से उन चीज़ों को सीख लेंगे। इज़ दिस क्लियर?
अब हमारे पास 3 अप्रोचेज़ होती है। नंबर 1 हमारे पास जो पहली अप्रोच होती है वो हमारा होता है बेटा जी हमारी काउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। अभी मैं आगे जाके इसके बारे में बताऊँगी भी। दूसरी अप्रोच होती है हमारे पास लेजर अकाउंट्स की अप्रोच। तीसरी होती है कि जी आपके पास रेशियो अप्रोचेज़ है। इन 3 अप्रोचेज़ को यूज़ करते हुए हम लोग अपने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहली अप्रोच है हमारे पास नेट एसेट्स अप्रोच जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी कहते हैं। इफ यू रिमेंबर FA1 के और मेरे जो इनिशियल लेक्चर है, मेरा इनिशियल लेक्चर बेस्ड ही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर करता है। अकाउंटिंग इक्वेशन से आप क्या पता कर सकते हैं? किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन से हमें पता ही चल सकता है कि उस बिज़नेस की टोटल एसेट्स कितने हैं, नेट एसेट्स कितने हैं, उसकी लायबिलिटीज़ कितनी हैं, उसका प्रॉफिट कितना आया था और उसका लॉस या उसने कितनी ड्राइंग्स की हैं। So if a business has maintained very little information of its transactions, it may only be possible to calculate net profit or loss for the year. This can be achieved using the accounting equation. So net assets is equal to capital plus profit minus drawings. और changes in net assets कैसे आएगा कि आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द पीरियड प्लस प्रॉफिट फॉर द पीरियड लॉस एंड माइनस कर देंगे आप उसकी जो बेटा जी ड्राइंग्स है तो आपको पता चल जाएगा आपका चेंज इन एसेट्स जो है वो कितना आया है फॉर एग्जांपल ये एक एग्जांपल आपके सामने सामने है अगर ये एक ऐसा रिकॉर्ड आए कि एक सोल ट्रेडर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December 2015 आइडेंटिफाइड दैट द बिजनेस हैड नेट एसेट्स 5000 नेट एसेट्स का मतलब ये है कि ये उसका क्लोजिंग कैपिटल भी है the statement of financial position as at 31st December 2016 अब ये करंट ईयर की बात कर रहा है identified that the business had net assets of 8000 तो नजर आ रहा है कि उसके 5000 से 8000 इंक्रीज हो गया तो 3000 से हमारा नेट एसेट जो है वो इंक्रीज हो गया तो the owner drawings for the year amounted to $2500 and no additional capital was introduced during the year तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए कैलकुलेट कीजिए प्रॉफिट मेड by the sole trader in the year ended 31st December 2016 कि उसने 31st दिसंबर में कितना प्रॉफिट कमाया तो पहला तरीका आपके पास वही है कि आप अपने ओपनिंग और क्लोजिंग नेट एसेट्स का ये वाला जो फॉर्मूला है जी बेटे दिस क्वेश्चन we are going to use with this formula net assets equal to capital plus profit minus drawings. So change in net assets is equal to capital introduced in period plus profit for the period. यहाँ अगर loss है तो negative हो जाएगा and negative drawings in the period. तो आइए जी हम अपनी इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं ये है हमारे पास लास्ट ईयर के क्लोजिंग नेट एसेट्स ये है हमारे पास करंट ईयर के क्लोजिंग नेट एसेट्स तो चेंज इन नेट एसेट्स कितना आ जाएगा बेटा जी 3000 फॉर्मूला में हमारे पास कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं है वो जीरो आ जाएगा प्लस प्रॉफिट हम कर देंगे एक्स माइनस हमारी हो जाएंगी ड्राइंग्स ड्राइंग्स यू हैव 2500 तो 2500 ड्राइंग्स हो जाएंगी तो x is equal to बेटा जी 5500 am I right so आपका प्रॉफिट कितना आया हुआ है 5500 आप इसी क्वेश्चन को इफ यू रिमेम्बर हमने FA1 में एक कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था जिसमें ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे प्रॉफिट था यहाँ ड्राइंग्स थी याद आ गया आप इस फॉर्मेट से भी कर सकते हैं और अगर लॉस है तो यहाँ लॉस आ जाएगा तो ओपनिंग एसेट्स कितने हैं आपके बेटा जी 5000 वी हैव ओपनिंग एसेट्स closing assets we have closing capital net assets means closing capital okay net assets means capital तो ड्राइंग से हमारे पास 2500 तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ जाएगा कैश जीरो है कुछ नहीं इंजेक्ट किया तो बेटा जी क्या करेंगे आप 8000 प्लस 2500 minus 5000 you will get 5500 your profit figure exact अच्छा जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया कि ये 3000 कैसे आया तो ये 3000 सिंपल 8000 माइनस 5000 ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग नेट एसेट्स में से जब आप ओपनिंग नेट एसेट्स माइनस करेंगे तो यू विल गेट द चेंज इन द net assets. Is this clear? So this is the simplest method which is called your net assets approach method, accounting equation method जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो आप अपना प्रॉफिट जो है वो उसको कैलकुलेट करके आगे जा सकते हैं अच्छा जी आइए आगे चलते हैं हम लोग अपने
फर्दर मेथड्स की तरफ। अब हमने हो करना क्या है, क्वेश्चन की टेक्निक क्या होती है? आपको किसी का बाजू दिया हुआ है, कोई उँगलियाँ दी हुई हैं, कोई सर है, कोई एक आँख है, तो इन सारी चीज़ों को पकड़ के आपने एक पूरा एक स्केलेटन जो है वो एक पूरा बिल्ड करना है एक स्ट्रक्चर को। तो इसी तरह से वो कहते हैं जी प्रिपेयर अ प्रोफार्मा लेजर अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 2 रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। जो-जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आप अपने उस प्रोफार्मा में मतलब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं बेटा? हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, एसओएफपी बनती है, एसेट्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल वाला। जो-जो इन्फॉर्मेशन आपको आती जा रही है, आप उसे उसमें फिट करते जाओगे। सो नंबर 3 अप्रोच है जी यूजिंग ओपनिंग बैलेंसेस इन द क्वेश्चन सेटअप। आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, बैंक अकाउंट करेंगे, रिसीवेबल लेजर अकाउंट बनेगा, पेएबल लेजर अकाउंट बनेगा। जो भी कोई एक्सपेंस है जैसे वेजेस है, सैलरीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, हीट एंड लाइट है, कोई भी एक्सपेंस है, उन सब के अपने-अपने एक्सपेंस अकाउंट आप वो बनाते जाएँगे। हम कंप्लीट करेंगे नंबर 4 पे कैश, बैंक रिसीवेबल, पेएबल एंड जनरल लेजर। अब ये हमें कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन नहीं आता। सीबी में, हमें आने ही क्वेश्चन एमसीक्यूज़ टाइप आने हैं, ठीक है? तो रिकॉर्ड एनी अदर एडजस्टमेंट अगर आपके पास कोई एक्रूवल की, कोई प्रीपेड की, कोई आपकी ईयर एंड की एडजस्टमेंट है, तो आप उसकी एंट्री करेंगे और कंप्लीट प्रोफ़ार्मा बना के आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना देंगे। तो 2 मेन टेक्निक्स हमने कभी नहीं भूलनी। पहली हमने 3 बेसिकली मेथड है। पहला हमने पढ़ लिया नेट एसेट्स अप्रोच मेथड। दूसरा हम मेथड करने जा रहे हैं reconstruction of the financial statements with the help of the ledger accounts. तो बैलेंसिंग और मिसिंग फिगर्स इन लेजर अकाउंट्स। अगर आपको क्रेडिट सेल्स चाहिए तो आप कौन सा लेजर अकाउंट बनाओगे? डेफिनेटली आप रिसीवेबल लेजर अकाउंट बनाओगे। अगर आपको क्रेडिट परचेजेस चाहिए तो आप कौन सा लेजर बनाओगे? डेफिनेटली आप अपना पेएबल लेजर अकाउंट बनाओगे। अच्छा, 2 मेन टेक्निक्स हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए। पहला टेक्निक हम यूज़ करेंगे लेजर अकाउंट्स के ज़रिए मिसिंग इन्फो कैलकुलेट करेंगे। दूसरा टेक्निक हमारे पास है कि आपको डिफरेंट परसेंटेजेस दी होंगी। आपको कोई मार्जिन की परसेंटेज दे दी होगी, आपको कोई मार्कअप की परसेंटेज दे दी होगी। उन परसेंटेज को यूज़ करते हुए हमने अपनी सेल्स और जो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कैलकुलेट करेंगे और फिर उनकी मदद से हम लोग अपने जीपी या नेट प्रॉफिट्स वगैरह जो हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। इज़ दिस क्लियर? अब ये हमारे पास मोस्टली जो क्वेश्चनेबल एजेस होते हैं, ये मोस्टली होते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। तो रिसीवेबल लेजर अकाउंट से आप कौन-सी मिसिंग इन्फो कैलकुलेट कर सकते हो? आप क्रेडिट सेल्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? कैश सेल्स की इन्फॉर्मेशन बेटा जी आपको आपके कैश इन हैंड से मिल जाएगी और इस वाले लेजर से मिल जाएगी। अगर आप पेएबल्स के बारे में जानना चाहते हो, परचेज़ेज़ के बारे में जानना चाहते हो, या आपने कितनी क्रेडिट परचेज़ेज़ की हैं, तो आप उसके लिए जैसे मैंने अभी बात की, आप पेएबल्स का अकाउंट बना लोगे। अगर आप ये देखना चाहते हो कि आपकी ड्राइंग्स कितनी हुई हैं या कोई आपका कैश-वैश चोरी तो नहीं हो गया, तो उसके लिए ये 2 अकाउंट्स जो हैं कैश एट बैंक और कैश इन हैंड बनाओगे। अगर ड्राइंग्स पता करना चाहते हो अगर कोई पैसा चोरी हो गया उसके बारे में पता करना चाहते हो, कैश सेल्स होंगी, कैश स्टोलन हो गया एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी कैश परचेज़ेज़ भी होंगी, यहाँ मिसिंग है आप लिख लीजिएगा। अगर कैश परचेज़ेज़ हैं तो वो भी ये सारे के सारे आइटम्स जो मिसिंग इन्फो है वो आप इन 2 लेजर अकाउंट से कैलकुलेट कर सकते हो। इज़ दिस क्लियर? अच्छा, वेरी इंपोर्टेंट थिंग, if you want to know about your opening capital then you can use again accounting equation to calculate your opening capital. तो कैसे करोगे? ओपनिंग एसेट्स में से ओपनिंग लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द ओपनिंग कैपिटल। ऐसा है जी आपका। अच्छा, अब मज़े की बात है ये लेक्चर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है क्योंकि इस लेक्चर को खाली हम लेक्चर के तौर पे नहीं भेज सकते। हमें हर एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। तो आप समझिए कि आपका एक प्रैक्टिस ट्यूटोरियल इसी लेक्चर के अंदर ही शामिल होने जा रहा है। तो सपोज़ दैट ऑन मैं बैंक अकाउंट बनाने जा रही हूँ कि अगर हम बैंक अकाउंट बना रहे हैं और हमें कौन-सी मिसिंग इन्फो चाहिए, उसका क्वेश्चन पेपर में कैसा आएगा वो ऐसा आएगा। Suppose that on 1st January 2017, the bank account was overdrawn by 1,367। लें जी जनाब, ये आपका डेबिट है, ये आपका क्रेडिट है। ओपनिंग बैलेंस आपको ओवरड्रॉन हो गया, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा बेटा जी 1,367 क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2017 टोटल हुई हैं 8,500।
36 ये आपकी पेमेंट्स हो गई जो आपने बैंक के थ्रू की हैं। पेमेंट्स हमारी क्रेडिट होनी है हमारे बैंक अकाउंट में, तो 8536 हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जी द क्लोजिंग बैलेंस वाज 2227 पॉजिटिव, मतलब हमारा डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि कैरी डाउन यहाँ कहीं आया होगा 2227। तो कैलकुलेट क्या करनी है, वो कहते हैं कैलकुलेट करके दीजिए कि टोटल रिसीट्स कितनी है। तो रिसीट्स हम सबको पता है कि हमारे बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे आनी। अब ये वो चीजें हैं कि जो अब तक आप लोगों को फ्रैंकफुट की प्रैक्टिस, डबल एंट्री की प्रैक्टिस कर करके ज़बानी याद होना चाहिए कि बैंक अकाउंट में कौन-कौन से हमारी चीज़ें डेबिट हो सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें क्रेडिट हो सकती है। तो ये बेटा जी जो हमारी रिसीट्स हैं, इन्होंने मिसिंग इन्फो के तौर पे आपके पास क्वेश्चन आंसर आना है। ये फिल इन द ब्लैंक भी आ सकती है, ये ए, बी, सी, डी वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से पूछा हो सकता है। तो 1367 प्लस 8536 plus triple two seven triple two seven you will get 12,130 12,130 इसका मतलब है your total receipts 12,130 हुई है। Is this clear? तो ये बैलेंस अगले साल आपका, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस उसने कहा है तो ये बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैश अकाउंट का लेजर बनाने जा रहे हैं हम। कैश इंटेल सपोज दैट ऑन 1 जनवरी अ बिजनेस हैड अ कैश फ्लोट ऑफ $900। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 900 बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस आ गया। दिस इज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट। अच्छा वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर कैश ऑफ 10,000 वॉज बैंक, मतलब आपने 10,000 बैंक में डिपॉजिट कराया। नहीं जी डिपॉजिट करा देते हैं हम 10,000। 1,000 was paid out as a drawings, ये आपकी ड्राइंग्स हो गई। 1,000 से जो जो कैश को डिक्रीज करता जाएगा वो क्रेडिट होता जाएगा। ड्राइंग्स आपकी वेजेस जनाब आ गई, आपने वेजेस पे की। हाउ मच वेजेस यू हैव पेड 2,000। ऑन 31 दिसंबर द फ्लोट वॉज $1,000। इसका मतलब ये है कि आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो $1,000 था। तो वो पूछ रहा है कि कैलकुलेट कीजिए हाउ मच कैश वॉज रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द ईयर। जाहिर है जो हम लोग रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स करेंगे तो हम अपने कैश को डेबिट करेंगे। रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स उसको हमने कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। तो क्या करोगे, इन सबको टोटल करोगे, इसमें से इसको डेबिट को माइनस कर दोगे तो यू विल गेट 10,000 प्लस 1,000 11,000 11,000 प्लस 2,000 11 12 13 और ये 14 14,000 इज योर टोटल एंड 14,000 minus 900 how much you will get? 13,100 you received from your customers. This is your right answer. ठीक हो गया। आइए जी अगला चलते हैं। रिसीवेबल जर्नल लेजर से देखते हैं क्या क्या मिसिंग इन्फो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग रिसीवेबल्स वर $50,000। चलिए जनाब हमारा ओपनिंग बैलेंस है $50,000। ड्यूरिंग द ईयर रिसीट्स फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर्स अमाउंटेड टू 45,000। ये आपने अपने कस्टमर से पैसा रिसीव किया। रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक हो गया। हाउ मच जी? $45,000। ओके 5,000 ऑफ इरिकवरेबल डेट्स। इरिकवरेबल डेट से भी आपका बेटा जी लेजर अकाउंट क्रेडिट ही होना है। हाउ मच? इट इज $5,000 एंड क्लोजिंग रिसीवेबल्स वर क्लोजिंग रिसीवेबल्स हमारा इधर ही कैरी डाउन होगा 55,000। इट मींस दैट ही इज आस्किंग यू द क्रेडिट सेल्स ऑफ द ईयर। तो क्रेडिट सेल्स में आपकी डेबिट होना है आपके रिसीवेबल लेजर अकाउंट में। सो दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। कैलकुलेटर्स उठाइए और कैलकुलेट कीजिए 45,000 5,000 50,000 50,000 plus 55,000 you will get my dear $1,05,000 total आ गया। $1,05,000 total आ गया। Then you will deduct your debit side to get a to
collect the balancing figure, which is your 55,000. So your credit sales are $55,000. Okay, here we have two questions. At the start of the year, receivables were stated at 30th $30,000. हमारे पास हैं जी $30,000 opening balance. Okay. उसके बाद वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर देयर वर रिसीट फ्रॉम द कस्टमर। आ जाए जी, रिसीट्स आ गई, हमने कस्टमर से ले ली $55,000 की। हाँ, यहाँ हम रुकेंगे। वो कहते हैं ऑफ विच 15,000 रिलेटेड टू द कैश सेल्स। ये 55,000 हमने ली, 15,000 हमारी कैश सेल्स थी, तो ये तो यहाँ नहीं आनी, ऑब्वियस सी बात है। तो 55,000 माइनस 15,000, so you got 40,000 for your credit customers, from your credit customers. So you will get only 40,000. Okay, this is your $40,000. You got it from your customers. Okay, so contrast with the payables general ledger. Payable contra is, my dear, 3,000, and closing receivables we have 37,000. अब ये फॉर्मेट हमने बड़ी दफ़ा, इतनी दफ़ा बनाए, FA1 में, FA2 में भी आपने अभी सारे लेजर्स बना के आए हैं मेरे साथ पीछे से, सेल्स, क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड और क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड। तो यहाँ पे बेटा जी आपके पास आ जाएंगी क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर। प्लीज कैलकुलेटर्स उठाइए और मुझे जल्दी से बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके दीजिए। 40,000 प्लस 3,000 plus 37,000, you have 80,000 your credit side, and minus करेंगे 30,000, so you will get 50,000 your credit sales. But question क्या है? क्वेश्चन है टोटल सेल्स है। अक्सर बच्चे बगैर देखे क्वेश्चन को अन्यवा शुरू हो जाएंगे, तो उस तो बाद ए आंसर लिख के एनु आंसर नु क्लिक कर देंगे, और ये आंसर हो, और ये ऑप्शंस में होगा भी, वो आपको जान के कंफ्यूज कर रहा है। बेसिकली ही इज आस्किंग यू द टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स क्या बनेंगी आपकी बेटा जी? योर टोटल सेल्स विल बी is equal to your credit sales plus your cash sales, right? Your credit sales are $50,000 and we have a cash sales for $15,000. तो कैश सेल्स कितनी हो जाएंगी आपकी? $15,000। तो टोटल सेल्स यू विल गेट $65,000। ओके, क्लियर हो गया जी? चलो, payable general ledger account. A business entity had payables 30,000. This is our debit, this is our credit. तो payable का opening balance ज़ाहिर है liability है, तो credit side पे आ जाएगा। And during the year payments were made to the supplier. अगर हमने कोई payment किया है तो वो हमारा debit होता जाएगा। How much paid? 30,000 we paid to our liabilities, our suppliers. Discounts were received 4,000 we received. Discount received we know it will debit to your payable account. $4,000. We have a closing balance. Carry down balance is your 27,000. It means he is asking you the credit purchases. तो वो पूछ रहा है जी बताइए क्रेडिट परचेजेस क्या है? क्रेडिट परचेजेस हमारी पेएबल लेजर में क्रेडिट होती हैं, तो दैट विल बी माय डियर योर बैलेंसिंग फिगर। So please take out the calculators and let me know the answer. So 33,000 plus 4,000 is your 37,000 plus 27,000. So your total is $64,000 minus $30,000. So you will get $34,000 is your right answer. Okay? Very easy ना? I told you. ये this is, मैं हमेशा कहती हूँ incomplete record is the nichod of your whole accounting. जितनी accounting आपने अभी तक पढ़ी है, ये उसका condensed milk है। Condensed milk कभी देखा? छोटे से डब्बे में ढेर सारा मीठा सा दूध होता है
जो आप किसी भी अपनी डिज़र्ट में यूज़ करते हैं उसको बेटर टेस्ट के लिए और जिसमें आप बहुत ज़्यादा दूध ना ऐड करना चाहते हो और मिठास जो है एक मुनासिब मुनासिब दूध का मिकदार और मिठास जो है वो आप उसमें ऐड करना चाहते हो, तो फिर हम क्या करते हैं जी कंडेंस्ड मिल्क करते हैं। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इज़ द कंडेंस्ड मिल्क। आइए जी आगे हमारे पास है बेटा जी एक्सपेंस अकाउंट है। रेंट और रेट्स दोनों हैं हमारे पास। आइए जी देखते हैं हमारी वीडियो में कितना टाइम रह गया है। सो आई मे बी आई नीड टू ओह वी हैव अ सफिशिएंट टाइम माय डियर। अच्छा जी, 1 जनवरी को हमारा प्रीपेड रेंट है, ये एक इकट्ठा अकाउंट बनाया जा रहा है। आप इकट्ठा भी बना सकते हैं और जैसे आपने एक्रूवल्स और प्रीपेमेंट्स में अलग-अलग सीखा, आप अलग-अलग भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रीपेड रेंट हमेशा हम प्रीपेड जो ओपनिंग होगा, ओपनिंग प्रीपेड विल बी डेबिट और ओपनिंग accruals will be credit. That is 500. Is this clear? Cash paid in the year rent and rates. Expense debit or cash credit. So we have my dear cash paid. कितना पे किया हमने 4100 का और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो हमारा बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाना है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि जी एसओपीएल को कितना चार्ज हुआ है, हमारा करंट ईयर एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो क्लोजिंग प्रीपेड यहाँ आएंगी और क्लोजिंग अक्रूवल्स यहाँ आ जाएंगे डेबिट साइड पे। तो दिस इज माय डियर एसओपीएल चार्ज जो कि वो पूछ रहा है। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, मतलब आपका एक्सपेंस कितना चार्ज होना है वो ये पूछ रहा है। अच्छा जी, क्लोजिंग प्रीपेड हमारा रेंट है 350 का और क्लोजिंग अक्रूड है हमारा 450 का। आइए जी ऐड करते हैं। सो 300 प्लस यहाँ से शुरू कर रही हूँ डेबिट साइड 300 प्लस 4100 plus 450. So we have 4850 total. 4850 माइनस करेंगे क्रेडिट साइड को, माइनस किया 500 माइनस किया 350 ये वाली अमाउंट। सो वी विल गेट 4000 बैलेंसिंग फिगर। ये वो एक्सपेंस है जो कि हमारा करंट ईयर में एसओपीएल में चार्ज होना है। इज दिस क्लियर? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज अक्रूवल और प्रीपेमेंट का चैप्टर दोबारा देखिए। ठीक है, तो दिस इज अनदर क्वेश्चन। आप जल्दी से अपने अपने नोटबुक्स उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। ठीक हो गया, ये एक एक्सरसाइज ले लीजिए और कैलकुलेट करके बताइए। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड अप्रोच बेटा हमारे पास है कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। मार्कअप है या मार्जिन है? मार्कअप आप सबको पता है इज ऑलवेज ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज ऑलवेज ऑन योर सेल्स। मार्कअप में कॉस्ट हमेशा 100% होगी और मार्जिन में सेल्स हमेशा 100% होगी। कॉस्ट अगर मार्कअप लेके चल रहे हैं तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी बेटा जी? हमारे पास सेलिंग प्राइस निकलेगी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और यहाँ पे अगर हमारी सेल्स 100% है तो हमारे पास बेटा जी हमारी जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो आपकी सेल्स आ जाएंगी बेटा जी, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेके फिर इसके ज़रिए ज़रा थोड़ा-सा गाइड करती हूँ, ठीक है? ये देखिए, एक एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि ज़ुबानी बताऊँगी तो फिर वो एकदम ऊपर से निकल जाएगा। सपोज़ दैट अ प्रॉफ क्योंकि F2 और F3 दोनों बच्चे दोनों ही एक साथ देख रहे हैं। अच्छा जी, सपोज़ दैट हम क्या करेंगे, अभी हम इस स्ट्रक्चर को मैं मिटाती हूँ फॉर अ टाइम बीइंग, बस यहाँ तक आपके लिए जानना ज़रूरी है। एक मार्कअप में कॉस्ट इज़ ऑलवेज़ 100% एंड इन योर मार्जिन योर सेल विल बी 100%।
तो सपोज दैट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस शोज एज सेल्स है हमारे पास 5000, कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी 4000, तो जीपी हमारा कितना आ गया बेटा जी 1000। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देन ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आइदर सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जीपी परसेंटेज मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो जीपी क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कैलकुलेट कीजिए, 1000 divided by 5000 multiply by 100, you will get 20% of the sales। और अगर मैं इसी को मार्कअप में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल से। तो इन इन प्रीवियस क्वेश्चन हमारे पास प्रॉफिट तो सेम है दोनों केसेस में 1000, अब हम 4000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मार्कअप कैलकुलेट हो जाएगा ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन cost of sales। तो 1000 divided by 4000 multiply by 100, you will get 25% my dear, ठीक है? So gross margin is gross profit as a percentage of sales, therefore gross margin multiplied by sales is equal to GP, and markup is gross profit as a percentage of cost of sales, so therefore markup multiplied by cost of sale we will get the GP। अब अंडरस्टैंडिंग्स कुछ ऐसी आपको देगा, वो ऐसी होंगी जी। वो कहता है यू हैव बीन एडवाइज्ड दैट वन ऑफ योर क्लाइंट्स earned a gross margin of 25% on sales of $80,000। तो वो कहते हैं what was the gross profit on and cost of sales, ठीक है? तो सिंपल इज दैट 25% ये जो आपकी सेल्स है इसमें कॉस्ट भी शामिल है और इसमें आपका प्रॉफिट भी शामिल है। यू हैव अ कॉस्ट एंड यू हैव अ प्रॉफिट, ये दोनों चीजें आपकी इस वैल्यू में इंक्लूडेड है। इज दिस क्लियर? हम्म। अगर ये 100% है, अगर ये 100% है और प्रॉफिट आपका 25% है, तो बेटा आपकी कॉस्ट कितनी होगी? तो 100 माइनस 25 यू विल गेट 75%। आपकी कॉस्ट कितनी होगी? 75% होगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर ना? चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट कैसे निकालनी है। कॉस्ट इज इक्वल टू $80,000 is stands for 100%, what is 75%। हमें क्या चाहिए? हमें कॉस्ट का फिगर चाहिए। तो परसेंटेज परसेंटेज से कट गया, 2020 से कट के, तो बताइए जी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 800 multiply by 75, you will get 60,000 is your cost। इज दिस क्लियर? कॉस्ट कितनी आ गई? $60,000 आ गई। अब रही प्रॉफिट की बात, उसने कहा प्रॉफिट बता दो, तो प्रॉफिट हम सबको पता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज वी हैव $80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल हमारी $60,000, तो वी विल गेट $20,000 is your GP। $20,000 is your GP। इसको रीचेक करें कि क्या हमारा जीपी परसेंटेज यही आता है। कैलकुलेट करके दिखाओ, आइए जादू देखते हैं। जीपी कितना आया? मार्जिन का फॉर्मूला क्या था? जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही था ना फॉर्मूला कुछ। तो 20,000 प्रॉफिट जीपी डिवाइडेड बाय 80,000 का सेल आ गया आपका, मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर्स उठा लीजिए जल्दी से। यस, यू विल गेट 25%। तो ये वेरीफाई हो गया बेटा। तो अब अगर मैं पीछे जाऊं वापस यहाँ पे, तो मैंने क्या आपसे बात की थी कि आपके पास जब मार्जिन की बात करते हैं तो आपकी सेल्स है 100%, राइट? और इस 100 सेल्स में आपकी कॉस्ट भी शामिल है और आपका जीपी या प्रॉफिट भी शामिल है, राइट? अगर आपका प्रॉफिट बेटा जी, हाय हाय पी बेचारा उल्टा पुल्टा ही लिखा जा रहा है, बंदा जब थक जाए ना तो फिर हाथ भी चले। ये आ गया प्रॉफिट। अगर आपका सेल्स 100% है और प्रॉफिट सपोज आपका 20% है, तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी? आप कॉस्ट 80 होगी। इज दिस क्लियर? अभी इसको भी आके ऐसे ही फिल करूंगी, इसलिए मैंने कहा पहले एग्जांपल समझिए फिर हम आके ये समझेंगे। ठीक हो गया? तो सिंपल यूनिटी मेथड है कि ये आपकी सेल प्राइस है
और इसके अंदर ये 100% है, तो इसमें कॉस्ट अगर आपका प्रॉफिट 25% है तो कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली कॉस्ट आपकी 70% होगी क्योंकि दोनों मिलके आपका 100% बन रहे हैं। आइए जी अब हम आगे चलते हैं। You have been advised that another of your client applied a markup of 25% to the goods और क्लाइंट की कॉस्ट ऑफ सेल है $60,000। अब वो कहता है सेल्स फाइंड आउट करें और ये फाइंड आउट करें। अब हमारे पास क्या गिवन है बेटा जी? अब हमारे पास कॉस्ट गिवन है। अब हम समझेंगे अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट सेल्स। दिस इज आवर 100%। हमारी कॉस्ट क्या है? 100% है। तो हमारी फिर सेल्स क्या बनेंगी? हमारी सेल्स बनेंगी हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमारा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट तो है 100%, हमें कितने परसेंट चाहिए? 25% चाहिए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को ऐड करो 25%, तो सेल्स कितनी होंगी? 125%। एम आई राइट? सेल्स कितनी निकलेंगी? 125%। तो आइए सेल्स कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? हमारे पास ये कॉस्ट की वैल्यू गिवन है 60,000। तो ये कितने परसेंट है जी? ये 100% है। इज दिस क्लियर? हमें कितना रिक्वायर्ड है? ये हमें रिक्वायर्ड है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम इसको 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट द कॉस्ट सेल्स। 100 कट गया, 0 0 से कट गया, मल्टीप्लाई करें जी। 600 मल्टीप्लाई बाय 125, you will get 75,000 is your sales। अब वो कहता है जी प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दो। आए जी हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर देते हैं। सिंपल इज दैट, हमें प्रॉफिट का फॉर्मूला पता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। सेल प्राइस आ गई हमारे पास $75,000, कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी गिवन थी $60,000। तो यू विल गेट 75,000 माइनस 60,000, 15,000 is your profit। इज दिस क्लियर? तो आए पीछे चले वापस सब इसी वाली जगह पे, कॉस्ट वाले फॉर्मूले पे। अब कॉस्ट हमारी 100% है और अगर हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है 25% है, तो ये दोनों मिलके बेटा जी क्या बनेंगे? दिस इज योर कॉस्ट, दिस इज योर प्रॉफिट। तो ये दोनों मिलके सेल्स बन जाएंगे कितने? 125। जी, होपफुली आपको क्लियर हो गया कि ये 125% हमारी सेल्स जो है वो कैलकुलेट होगी। सो होपफुली मार्जिन एंड मार्कअप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक क्वेश्चन है हमारे सामने, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, जरूर आ जाता होता है। आइए सॉल्व करते हैं। ग्रॉस मार्जिन, जैसे ही मार्जिन की बात करेगा हमें समझ आएगा दिस इज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। वो कहते हैं जी ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 800 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी 600 है, 2800 आपकी 840 आपकी परचेजेस हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। अब हमारे पास सब कुछ है, क्या मिसिंग है? दिस इज मिसिंग स्वीट हार्ट। इज दिस क्लियर? हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास बाकी सब कुछ है। आइए पहले हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल होगी तो हम परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के हम उसको वहां से अपनी सेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटे जी? वी हैव ओपनिंग इन्वेंट्री माय डियर 800, we have purchases 2,840 and we have a closing inventory। अच्छा चलो लाइंस पे लिख देते हैं, ऐसे ऊपर नीचे लग रहा है, मैसी सा लग रहा है। ये देखना बड़ा जरूरी है वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, वरना बड़ा ब्लंडर हो जाता है, गड़बड़ हो जाती, गड़बड़िश हो जाती, गड़बड़िश। ओपनिंग इन्वेंटरी बेटा जी 800, we have 2,840 and we have 600 closing inventory। तो जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए, मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ सेल कितना है? 800 प्लस 2,840 2,840 माइनस करेंगे हम 600, तो वी विल गेट 3,040। वी हैव अ कॉस्ट ऑफ सेल। अब जीपी का फॉर्मूला है ना, जीपी का फॉर्मूला है। तो बेटा जी अगर हमारा सेल्स, दिस इज कॉस्ट, दिस इज योर प्रॉफिट।
प्रॉफिट कितना है 5%। हमने क्या कहा था मार्जिन में हमेशा सेल्स 100% होगी, करेक्ट? अगर ये 5% है तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी? जाहिर है 95% होगी, एम आई राइट? तो हमारे पास कॉस्ट गिवन है, बिल्कुल गिवन है 3040। ये कितने परसेंट है? ये 95% है। हमें क्या चाहिए? हमें सेल्स चाहिए। सेल्स कितने परसेंट है? 100% है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सेल्स। सिंपल इज, ठीक। एक और भी तरीका है, वो भी मैं करके दिखाती हूँ। 3040 divided by 95 multiply by 100, you will get 3200, 3200 we have sales। तो सेल्स हमारी 100, 95, तो जीपी आ जाएगा 5। आइए जी जीपी कैलकुलेट करते हैं। 3200 माइनस 3040, यू विल गेट 60, 160 जीपी, 160 जीपी। अब कैलकुलेट करके दिखाऊं कि क्या ये 5% है भी कि नहीं, इसको वेरीफाई करें। फॉर्मूला लगा ले तो यार, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, जीपी 160, सेल्स 3200 मल्टीप्लाई बाय 100। कैलकुलेटर्स उठा लो, 1/2 multiply by 100, you will get 5%। आ गया जी 5%। सॉरी, दिस इज 10, 10 बाय, काटा काटी में ना एक आधा जीरो गलत कट गया। ये जीरो कटा नहीं, ये सिर्फ 10 ऊपर आएगा। सो वेरीफाई हो गया कि जी ये 5% आ गया आंसर, ठीक है। एक और मेथड आपको बताती हूँ। आप डायरेक्टली क्या कहते हैं, इसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। डायरेक्ट मेथड चले ना ही लगाएं, आप ये सीधा सीधा मेथड ही याद करें। उसकी वजह ये कि फिर इस वीडियो को देखने वाले कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो वो ये ना हो घबराई जाए बेचारे। वैसे ये दिस इज परसेंटेज मार्क का मार्जिन का फॉर्मूला बेटा ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, 7 5वीं से शुरू हो जाते हैं हम ये सारी चीजें करने के लिए। ले जी एक और क्वेश्चन आ गया आपके पास, और बहुत सारे आगे भी क्वेश्चंस हैं। तो मार्जिन है जी 20%, सेल्स है $100,000। क्या बनाना है जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आए जी, जो डाटा पता है वो तो फिल करें। डाटा हमें पता है बेटा जी 100,000, 1 लाख की सेल्स है। वो कहता है जी, देखते हैं क्या है हमने इसका पेन। ओपनिंग इन्वेंट्री है $10,000, और परचेजेस है हमारे पास $82,000, और हमें ये नहीं पता, क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता। तो इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। पीछे हमने सेल्स कैलकुलेट करनी थी, अब हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें इसका आंसर पता हो, हमें इसका आंसर पता हो, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मार्जिन है 20% है, तो ले लेते हैं 20%। 1 लाख का 20% ले लेते हैं, क्या आता है? हाँ जी, 1 लाख का 20%, यू विल गेट $20,000। आपका जीपी कितना आ गया जी? $20,000, ठीक है। तो अगर आपका जीपी इतना है और 1 लाख आपकी सेल्स है, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल कितना होगा? यू हैव कॉस्ट ऑफ सेल, सेल्स लेस प्रॉफिट। तो सेल्स 1 लाख की है बेटा, माइनस प्रॉफिट किया, तो यू विल गेट 80,000 का कॉस्ट ऑफ सेल आ गया जी। 80,000 का कॉस्ट ऑफ सेल। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो, नो वरीज। करके दिखाऊं, इतना लंबा चौड़ा काम ना करना पड़े। अगर 1 लाख आपकी 100% है, 20% आपका प्रॉफिट है, तो आपकी कॉस्ट कितने परसेंट होगी? 80% होगी। 1 लाख इज 100%, व्हाट इज 80%? तो आपके पास डायरेक्टली कॉस्ट आ जाएगी, कैलकुलेटर उठा लो, 80,000 ही आंसर आएगा।
चाहे कान उधर से पकड़ो, चाहे कान इधर से पकड़ो, आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक हो गया जी? तो अब क्लोजिंग इन्वेंटरी वाली तो अमाउंट वहीं पे वही है, वो तो हमने कैलकुलेट नहीं की, आए कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ा टिपिकल सवाल है, ज़रूर आता है, FA2 लेवल तक तो ज़रूर आता है और F3 में वो ज़रा कह देता है कौन सी इन्वेंटरी जल गई, कितनी चोरी हो गई, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बेटा वर्क बैक कर लो, दिस इज नेगेटिव। आपका कॉस्ट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंटरी परचेजेस ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब कॉस्ट ऑफ सेल हमें पता है 80,000, ओपनिंग इन्वेंटरी हमें पता है 10,000, परचेजेस हमें पता है 82,000, तो माइनस एक्स। जल्दी से कैलकुलेटर्स उठाइए और मुझे क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर बता दीजिए। एक झटका स्टाइल है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, वर्क बैक कर लो। ये नेगेटिव है, पीछे ये पॉजिटिव है, तो वर्क बैक जब करते हैं तो अगर पॉजिटिव है तो उनको माइनस कर दो, जैसे मर्जी कर लो यार, आई हैव नो इश्यू। 92,000 माइनस 80,000, तो यू विल गेट 12,000 योर क्लोजिंग इन्वेंट्री। कैलकुलेट हो गया जी आंसर? 12,000 आंसर कैलकुलेट हो गया? चलिए जी, दीज आर क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए बेटे। इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इंशाल्लाह, ये आप पॉज कर करके ना इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इन क्वेश्चंस के आंसर्स जब आप मेरा ट्यूटोरियल लेक्चर देखेंगे तो उनके स्टार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मैं स्लोली स्लोली, ये मैं रुकी, फोटो ले लो, हम फिर रुके, फिर फोटो ले लो, हम फिर रुके, फिर पिक्चर ले लो, पॉज कर लो, पॉज करके आप रिकॉर्ड करते कैलकुलेट करते जाओ। डन हो गया बेटा जी। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन टुडे। आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। बाकी सारा मैपिंग मैंने कर दिया हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या देखना है, वहां से देखिए, वहां के लेक्चर्स पढ़िए, प्रैक्टिस नोट्स पढ़िए, वहां पे जितनी एग्जाम्पल्स आई हुई हैं ड्यूरिंग लेक्चर उनको कीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। ओह यस यस यस, हाँ, ये हमारा लास्ट चैप्टर का है कि सेकंड लास्ट का है यार, FA2 वालों? अच्छा यार, अगर पार्टनरशिप एंड पे होगा लगा हुआ तो फिर सेकंड लास्ट, अगर ये एंड पे लगा होगा तो फिर ये लास्ट। लेकिन F3 वालों के लिए ये लास्ट नहीं है, F3 के बाद इसके बाद बहुत सारे और चैप्टर्स आने हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।